1. बालबेक मेगालिथ्स, द इम्पॉसिबल स्टोन ब्लॉक्स। बालबेक उन स्थानों में से एक है जो वाकई में हमारे इतिहास की समझ को चुनौती देता है। आधुनिक लेबनान में स्थित यह प्राचीन स्थल अपने ऊंचे रोमन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो जुपिटर, वीनस और बाक्कस को समर्पित हैं। लेकिन जहां ये खंडहर निस्संदेह प्रभावशाली हैं, वहीं ये कुछ और अधिक प्राचीन और कहीं अधिक रहस्यमयी चीजों पर टिके हुए हैं। रोमन वास्तुकला की भव्यता के नीचे स्थित हैं बालबेक के मेगालिथ्स, विशाल पत्थर के खंड जो तर्क की सीमाओं को चुनौती देते हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाला है ट्रिलिथॉन, 3 विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक, जिनमें से हर एक का वजन लगभग 800 से 1000 टन बताया जाता है। ये पत्थर न केवल विशाल हैं, बल्कि ये पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ संरेखित हैं और जमीन से 12 मीटर ऊपर बिना किसी दिखाई देने वाले मोर्टार के एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। ऐसा लगता है मानो इन्हें किसी अज्ञात शक्ति द्वारा सावधानीपूर्वक वहां रखा गया हो। फिर भी असली रहस्य केवल इन विशाल पत्थरों में नहीं छुपा है, बल्कि एक अकेले पत्थर में है जो पास की खदान में अब भी पड़ा हुआ है। इसे प्रेग्नेंट वुमन का पत्थर कहा जाता है और यह अधूरा दैत्य लगभग 1200 टन वजन का है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माताओं ने इसे तराशा, तैयार किया और फिर बस उसे वहीं छोड़ दिया। कोई नहीं जानता कि इसे कैसे ले जाया जा सकता था। तो सवाल उठता है, इन असंभव रूप से भारी पत्थरों को आखिरकार कैसे स्थानांतरित किया गया? इस पर विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं, कुछ पारंपरिक, कुछ विवादास्पद। मुख्यधारा का मत रोमनों को श्रेय देता है। आखिरकार वे शानदार अभियंता थे जिन्होंने ऐसे जल सेतु, सड़कें और मंदिर बनाए जो आज भी मौजूद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि रोमन क्रेन, पुल्ली और भारी जनशक्ति शायद इस काम के लिए काफी रही हो। लेकिन समस्या यह है, किसी भी झात रोमन परियोजना में इतने विशाल पत्थरों को स्थानांतरित करने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। यहां तक कि उनके सबसे उन्नत उपकरण भी 1000 टन के ब्लॉक्स को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। ऐसा लगता है मानो रोमनों ने अपने मंदिर किसी बहुत पुराने ढांचे के ऊपर बनाए हों। और यही विचार एक और रोमांचक संभावना की ओर ले जाता है। बालबेक रोमन काल से पहले का हो सकता है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इसे मूल रूप से फोनिशियनों ने बनाया था, जो एक प्राचीन समुद्री सभ्यता थी जिसने कभी भूमध्य सागर पर राज्य किया था। अन्य लोग कहते हैं कि यह स्थल इससे भी अधिक पुराना है, फोनिशियनों से भी पहले का, जो संकेत करता है कि यह हमारी दर्ज की गई इतिहास से हजारों साल पुराना हो सकता है। अगर यह सच है, तो इसका निर्माण किसी खोई हुई सभ्यता ने किया था, न कि रोमनों ने। लेकिन इससे 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। वे कौन थे? और उससे भी महत्वपूर्ण, उन्होंने ऐसा कैसे किया? कुछ सिद्धांत कहते हैं कि निर्माताओं ने खोई हुई तकनीकों का प्रयोग किया, जैसे कि भार संतुलन, दबाव प्रणालियां या यहां तक कि ध्वनि आवृत्तियों की सहायता से इन पत्थरों को हिलाया गया होगा। ये विचार शायद अवास्तविक लगें, लेकिन अगर प्राचीन इंजीनियरों के पास कुछ ऐसी तकनीकें थीं जो कभी लिखी नहीं गईं और समय के साथ खो गईं, तो हम प्राचीन विश्व के बारे में और क्या नहीं जानते। और फिर आता है सबसे विवादास्पद विचार। कुछ लोग मानते हैं कि बालबेक के मेगालिथ्स बाहरी अंतरिक्ष से आए प्राणियों की भागीदारी का प्रमाण है। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि पत्थरों के आकार और उनके स्थान की लेजर जैसी सटीकता ऐसी तकनीक का संकेत देती है जो मानव क्षमताओं से परे है। उनके अनुसार बालबेक शायद एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म था या धरती से परे की किसी सभ्यता के संपर्क का केंद्र। वे स्थल की संरेखण, वहां की अजीब ऊर्जा और रहस्यमयी निर्माण तकनीकों की ओर इशारा करते हैं, जो बताते हैं कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसका उद्देश्य हम अब तक नहीं समझ पाए हैं। निश्चित तौर पर कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह विचार दशकों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करता आया है। हमें जो बात निश्चित रूप से पता है वह यह है, कोई भी अब तक स्पष्ट रूप से नहीं बता सका कि ये विशाल पत्थर कैसे उठाए गए और रखे गए। ये आज भी प्राचीन विश्व के सबसे जटिल अभियंता रहस्यों में से एक हैं
और अगर एक सभ्यता हजारों साल पहले ऐसा कुछ करने में सक्षम थी जिसे हम आज भी दोहरा नहीं सकते, तो वे और क्या कर सकते थे? बालबेक के खंडहरों के नीचे और कौन से रहस्य छुपे हो सकते हैं? लेकिन बालबेक तो बस शुरुआत है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे कलाकृतियों से, वस्तुएं और संरचनाएं जो हमारे वर्तमान ज्ञान के अनुसार अस्तित्व में ही नहीं होनी चाहिए थीं। और अब हम अपना ध्यान एक ऐसे रहस्य की ओर मोड़ते हैं जो इतिहास में सबसे ज्यादा बहस का विषय रहा है। एक 16वीं सदी का नक्शा जो अंटार्कटिका को बिना बर्फ के दर्शाता है। 2. पिरी रेस मैप, a 16th century map of the impossible, सन 1513। एक नक्शा उभरता है उस दौर में जब दुनिया अभी तक पूरी तरह खोजी नहीं गई थी। लेकिन वो नक्शा ऐसा क्या दिखाता है जो उस समय संभव ही नहीं था? एक तुर्की एडमिरल पीरी रेइसना ने जो नक्शा तैयार किया, उसमें एक ऐसी जगह की रेखाएं हैं जो आधिकारिक रूप से 300 साल बाद ही खोजी जानी थी, अंटार्कटिका, और वो भी बर्फ के बिना। 15वीं और 16वीं सदी का दौर भूगोल की खोज का युग था। कोलंबस अमेरिका पहुंच चुका था, मैगेलन की यात्रा अब भी बाकी थी। समुद्री ताकतें नई जमीनें खोज रही थीं और नक्शे बनाना किसी खजाने से कम नहीं था। इन्हीं महासागरीय हलचलों के बीच ऑटोमन साम्राज्य के एक नेविगेटर पीरी मेहमेद रेइस ने एक ऐसा नक्शा बनाया जो आज भी इतिहासकारों, भूगोलविदों और षड्यंत्र तत्वों के बीच बहस का कारण है। यह नक्शा, जिसे आज हम पिरी रीस नक्शा के नाम से जानते हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अजीब बात यह है, अंटार्कटिका की तटीय रेखाओं को दर्शाता है। सवाल यह है, 1513 में जबकि अंटार्कटिका आधिकारिक रूप से 1220 में खोजा गया था, तो फिर पीरी रेइस उसे कैसे दर्शा सकता था? और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है, उस पर बर्फ की कोई परत नहीं दिखाई देती। इतिहासकार मानते हैं कि पीरी रेइस ने यह नक्शा कई पुराने स्रोतों से मिलाकर तैयार किया, जिनमें शायद कोलंबस के नक्शे भी थे। उनकी खुद की लिखी हुई टिप्पणियां बताती हैं कि उन्होंने 20 से अधिक प्राचीन स्रोतों का इस्तेमाल किया था, जिनमें से कुछ अब लुप्त हैं। माना जाता है कि यह एक सामान्य समुद्री प्रयास था, उस दौर की सीमित जानकारी के हिसाब से। नक्शे में गलतियां भी हैं, जैसे कुछ अनुपात असंगत हैं, तो संभव है कि अंटार्कटिका सिर्फ एक गलती हो। लेकिन यहीं से शुरू होती है बेचैनी, क्योंकि नक्शे की दक्षिणी रेखाएं जिस भूभाग को दर्शाती हैं, उसे आधुनिक भूगोलविद क्वीन मॉड लैंड कहते हैं, जो कि अंटार्कटिका का ही हिस्सा है। 1953 में अमेरिकी वायुसेना के एक भूगोल विशेषज्ञ चार्ल्स हैपगुड ने दावा किया कि पिरी रेइस का नक्शा दरअसल उस अंटार्कटिका को दर्शाता है जो बर्फ से ढकी होने से पहले की थी, और यह केवल हजारों साल पहले ही संभव था। यानी या तो यह नक्शा बहुत पुराने स्रोतों पर आधारित है, या फिर कोई ऐसी सभ्यता थी जो अंटार्कटिका को तब जानती थी जब वो बर्फ में नहीं डूबी थी। चार्ल्स हैपगुड की थ्योरी और दिलचस्प होती है, पोल शिफ्ट हाइपोथेसिस, जिसमें पृथ्वी के ध्रुवों की स्थिति अचानक बदलती है और महाद्वीपों का मौसम और स्थिति नाटकीय रूप से बदल जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्राचीन सभ्यता, जैसे कि हाइपरबोरिया या अटलांटिस, उस समय मौजूद थी जब अंटार्कटिका बर्फ मुक्त था? कुछ फ्रिंज थ्योरीज ये भी कहती हैं कि अंटार्कटिका कभी एक समृद्ध महाद्वीप था और जलवायु परिवर्तन या ध्रुवीय बदलाव के चलते वह बर्फ में समा गया। और फिर आते हैं प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के समर्थक, जो मानते हैं कि पीरी रेइस के नक्शे की सटीकता इतनी असामान्य है कि वह केवल उन्नत तकनीक, शायद एरियल मैपिंग या उपग्रह स्तर की जानकारी से ही संभव हो सकती थी। ऐसा क्या हो सकता है कि यह ज्ञान किसी उन्नत संपर्क से आया हो, या यह सब महज संयोग है? पीरी रेइस का नक्शा एक ऐसे दौर की बात करता है जहां समुद्रों में रहस्य थे, और शायद अब भी हैं। यह नक्शा हमारे इतिहास के नक्शे पर एक दरार है, एक संकेत कि शायद हम सब कुछ नहीं जानते। क्या हो अगर यह नक्शा वाकई किसी भूली हुई सभ्यता की आखिरी निशानी हो? या फिर क्या यह संकेत है उस ज्ञान का जिसे बार बार खोया गया
और हर युग में कुछ लोगों ने फिर से खोजने की कोशिश की, क्योंकि अगर एक नक्शा 500 साल पहले एक बर्फ मुक्त अंटार्कटिका दिखा सकता है, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या वक्त से परे भी कोई स्मृति होती है? और अगर होती है तो वो किसके पास रह जाती है? 3. कैलासा टेम्पल, द मेगा स्ट्रक्चर कार्व्ड फ्रॉम अ माउंटेन। एक मंदिर जो बनाया नहीं गया, बल्कि एक अकेली चट्टान को काट कर निकाला गया। न कोई जोड़, न कोई ईंट, बस पत्थर और उस पर अनगिनत नक्काशी। महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलासा मंदिर एक ऐसी संरचना है जो हर तर्क, हर अनुमान को चुनौती देती है। इसे देखने वाला हर इंसान एक ही सवाल पूछता है, इसे बनाया कैसे गया होगा? समय 8वीं शताब्दी। शासन कर रहे थे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णा प्रथम। बताया जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के प्रतीक रूप में भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन यहीं से शुरू होता है रहस्य, क्योंकि यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है। यह पूरे का पूरा एक विशाल पत्थर को ऊपर से नीचे तक काट कर बनाया गया है। यानी पहले पूरे पहाड़ को देखा गया, फिर उसमें से जो भी मंदिर की सीमा के बाहर था उसे हटाया गया। कहते हैं तकरीबन 4 लाख टन पत्थर हटाए गए थे, और वो भी उस दौर में जब न तो डायनामाइट था, न क्रेन्स और न ही कंप्यूटर से बनी डिजाइनिंग। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य इंजीनियरिंग प्लान के तहत श्रमिकों ने सिर्फ छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को आकार देना शुरू किया हो और कुछ दशकों में एक संपूर्ण त्रिआयामी मंदिर निकाल दिया। मुख्यधारा इतिहासकार कहते हैं कि यह निर्माण लगभग 18 साल में पूरा हुआ, पर अगर आप गणना करें 4 लाख टन पत्थर को 18 साल में हटाने का मतलब होता है कि हर दिन 60 से 70 टन पत्थर हटाया गया। हर घंटे 2 से 3 टन, क्योंकि यह निर्माण ऊपर से नीचे हुआ। इसका मतलब यह है कि किसी भी गलती का मतलब होता पूरी संरचना का विनाश। तो क्या यह सिर्फ मानव परिश्रम था या किसी उच्च तकनीक का प्रयोग हुआ था? इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं जहां पूरी संरचना को नकारात्मक स्पेस से निकाला गया हो, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को काटते काटते एक जीता जागता रूप बना दे। कैलासा में सिर्फ बाहरी वास्तुकला ही नहीं, अंदरूनी हॉल, स्तंभ, सीढ़ियां, जल निकासी प्रणाली, सब कुछ इस एक चट्टान के भीतर तराशा गया है। और यहां एक और अजीब संयोग मिलता है। इस मंदिर की वास्तुकला में उत्तर से दक्षिण तक की परंपराएं मिलती हैं। उत्तर भारत के नागर शैली के शिखर और दक्षिण की द्रविड़ शैली के मंडप साथ साथ। तो क्या यह किसी एक क्षेत्र की रचना थी, या फिर यह किसी ऐसे युग की स्मृति थी जहां भारत एक साझा सांस्कृतिक ज्ञान से जुड़ा था? अब बात आती है तकनीक की। क्या यह संभव है कि मंदिर का निर्माण एक ऐसी योजना के तहत हुआ हो जो आज खो चुकी है? कुछ लोग मानते हैं कि इसमें साउंड फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग हुआ होगा, जैसे प्राचीन भारत में शब्द ब्रह्म की धारणा, या फिर मंदिर के स्थान में कोई जियोमैग्नेटिक संरेखण था जो इसे तराशने में मददगार रहा। फिर आते हैं फ्रिंज विचार। क्या यह संभव है कि कैलासा मंदिर किसी खोई हुई सभ्यता की जानकारी का अंतिम अवशेष है? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह पोस्ट कैटेक्लिज्मिक कंस्ट्रक्शन है, यानी कोई पुरानी सभ्यता जिसे हम भूल चुके हैं, उसने इसकी तकनीक दी या इसका मॉडल प्रेरित किया। और हां, कुछ लोग तो इसे सीधे सीधे एंशिएंट एलियन थियरी से जोड़ते हैं। कहते हैं इतनी सटीकता और इतनी विशालता उस समय की मानव जाति की क्षमता से बाहर थी। वो मंदिर की गूंजती हुई ध्वनि, सजीव ऊर्जा और शून्यता को महसूस करते हुए कहते हैं, यह एक साधारण मंदिर नहीं, एक रेजोनेंस चेंबर है। बेशक इन सब के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सवाल वही है, कौन सी ताकत थी जो 1300 साल पहले एक पत्थर के पहाड़ को इस तरह घुटनों पर ला सकी? कैलासा मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, यह मानव क्षमता और रहस्य की सीमाओं पर खड़ा एक मौन प्रश्न है। अगर एक अकेले पत्थर को काटकर इतना पूर्ण मंदिर बनाया जा सकता है, तो हमने इतिहास में और क्या क्या खोया होगा? और अगर हमने ऐसे मंदिर बनाए, तो हमने उन्हें बनाना क्यों छोड़ दिया? कभी कभी
कुछ चुप्पियां शोर से ज्यादा बोलती हैं। 4. एंटीकेथेरा मैकेनिज्म, द 2000-year-old कंप्यूटर। 1901 में यूनान के पास एंटीकीथेरा द्वीप के पास कुछ गोताखोर समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन रोमन जहाज का मलबा खोजते हैं। उनके हाथ लगते हैं बेशकीमती कांस्य मूर्तियां, बर्तन और एक ऐसा टुकड़ा जो पहले नजर में बेकार, जंग खाया हुआ धातु का हिस्सा लगता है। पर असली चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब उस टुकड़े को साफ किया जाता है। उसमें गियर हैं, दांतेदार चक्र, शिल्प की ऐसी बारीकी जो सटीकता से चलती है। यह है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, 2000 साल पुराना, और इसे आज दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। सोचिए, एक मशीन जो खगोलीय घटनाओं को प्रिडिक्ट कर सकती थी, सूरज और चांद की चाल, ग्रहों की गति, यहां तक कि चंद्र और सूर्य ग्रहण भी। और वो भी तब जब यंत्रों का इतिहास शुरू भी नहीं हुआ था। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म लकड़ी के एक बॉक्स में बंद था और उसके भीतर कम से कम 30 गियर्स थे, कुछ सीधे, कुछ घुमावदार। इन गियर्स को हाथ से घुमाया जाता था और उनके जरिए मशीन समय, तारों की स्थिति, ग्रहण और यहां तक कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की तिथि तक दिखा सकती थी। जिन लोगों ने इसे पहली बार देखा वे हैरान रह गए, क्योंकि इस तरह की तकनीकी परिपक्वता 14वीं सदी से पहले असंभव मानी जाती थी। और एंटीकाइथेरा है पहली शताब्दी ईसा पूर्व की वस्तु। तो सवाल यह उठता है, इतनी उन्नत मशीनरी इतनी पुरानी दुनिया में कैसे? मुख्यधारा विद्वान इसे ग्रीक गणितज्ञ हिप्पार्कस या आर्किमिडीज से जोड़ते हैं। मानते हैं कि यूनानी खगोलशास्त्र और ज्यामिति उस समय इतनी विकसित थी कि शायद कोई अकेला प्रतिभाशाली व्यक्ति इस तरह की मशीन बना सका। लेकिन तब फिर यह सवाल भी उठता है, ऐसी और मशीनें कहां हैं? अगर यह तकनीक थी तो क्या यह केवल एक बार की कोशिश थी, या बाकी मिसालें समय के साथ नष्ट हो गईं? क्योंकि मशीन के डिजाइन में जो गणना है वो सिर्फ खगोल शास्त्र नहीं, यांत्रिकी और मेटल वर्क का भी गहरा ज्ञान दर्शाती है। यह एक पूरी इंजीनियरिंग परंपरा का संकेत देती है। तो क्या प्राचीन ग्रीस में एक खोई हुई वैज्ञानिक क्रांति हुई थी जो समय की धूल में दब गई? फिर आते हैं फ्रिंज विचार। कुछ लोगों का मानना है कि एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि एक बड़े तकनीकी युग की अंतिम कड़ी है। एक सभ्यता जिसे हम प्राचीन मानते हैं वो शायद तकनीकी रूप से कहीं आगे थी और हमने बस उसका एक टुकड़ा खोज निकाला है। और फिर वो बहस शुरू होती है, क्या हो अगर प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया या हड़प्पा जैसे नगरों में भी ऐसे यंत्र रहे हों? क्या हमारी इतिहास की रेखा जो धीरे धीरे शून्य से विज्ञान की ओर बढ़ती है वह असल में सर्पाकार रही हो? कुछ और आगे बढ़कर कहते हैं कि एंटीकाइथेरा एक रिवर्स इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट है, यानी कुछ ऐसा जो किसी और तकनीकी स्रोत से मिला और उसे समझने की कोशिश की गई। यह विचार हमें एंशंट एलियन हाइपोथेसिस तक भी खींच ले जाता है, पर जैसा हमेशा यह कल्पनाओं की सीमा पर खड़ा होता है। जो बात अविश्वसनीय नहीं बल्कि दार्शनिक रूप से गहरी है वो ये कि इतनी जटिल मशीन बनी और फिर हम भूल गए कि उसे बनाना कैसे था। सैकड़ों साल बाद जब घड़ी निर्माण की कला फिर से उभरी, तब भी उस स्तर की सटीकता तक पहुंचना एक लंबी यात्रा थी। तो क्या इतिहास में बार बार हम शिखर तक पहुंचते हैं और फिर गिर जाते हैं? एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म कोई रहस्यमयी आर्टिफैक्ट नहीं, ये एक चेतावनी है कि ज्ञान अमर नहीं होता। वो खो सकता है, मिट सकता है, समय की गहराइयों में दबकर एक टुकड़े में तब्दील हो सकता है, जैसे यह यंत्र हुआ। और सबसे अजीब बात, इस यंत्र को बनाने वाले का नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। नो मेमोरी, नो मॉन्यूमेंट, ओनली मैकेनिज्म। तो अगर हम एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को कंप्यूटर कहें, तो क्या प्राचीन विश्व में और भी टेक्नोलॉजीज थीं जिन्हें हमने कभी पहचाना ही नहीं? और क्या हमें वाकई पता है कि हम कितनी बार शुरू कर चुके हैं? 5. व्हाइट पिरामिड ऑफ चाइना, द फॉरबिडन मेगा स्ट्रक्चर। शायद आपने गीजा की पिरामिड्स के बारे में सुना होगा या मैक्सिको की मायन सभ्यता की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में भी एक ऐसी पिरामिड हो सकती है जो इन सबसे बड़ी है? एक रहस्यमयी संरचना जो उपग्रह चित्रों में तो दिखती है,
लेकिन जिसे आधिकारिक तौर पर चीन की सरकार मना करती है कि वहां कुछ खास है। इसे कहा जाता है द व्हाइट पिरामिड ऑफ चाइना, एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जिसके अस्तित्व पर अब भी बहस है। लेकिन अगर यह सच है तो यह इतिहास की सबसे बड़ी पिरामिड हो सकती है। कहानी शुरू होती है 1945 में, जब एक अमेरिकी पायलट जेम्स गाउजमन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन के ऊपर से उड़ रहा था। शांक्सी प्रांत के पास उसे एक विशाल सफेद पिरामिड दिखाई देती है, इतनी बड़ी कि गीजा की ग्रेट पिरामिड भी छोटी लगे। उसने रिपोर्ट लिखी, स्केच बनाए। उसके अनुसार यह संरचना सफेद पत्थरों से बनी थी। उसका ऊपरी हिस्सा समतल था और वह लगभग 1000 फीट ऊंची थी। पर युद्ध समाप्त हुआ और वो रिपोर्ट बस एक अफवाह बनकर रह गई। फिर 1960 के दशक में एक और पश्चिमी खोजकर्ता हार्टविग हाउसमैन ने चीन जाकर उस क्षेत्र में खोज की। वहां उसे कई टीले मिले, कुछ बिल्कुल पिरामिड के आकार जैसे, पर हर बार स्थानीय प्रशासन ने उसे रोका या घुमा दिया। इस बीच सैटेलाइट इमेजरी की तकनीक विकसित हुई और गूगल अर्थ पर शांक्सी के लोनिंग इलाके में कई स्पष्ट त्रिभुजाकार संरचनाएं दिखने लगीं। कुछ ढकी हुई थीं पेड़ों और घास से, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें छुपाने की कोशिश की हो। अब सवाल यह उठता है, अगर ये असली पिरामिड हैं तो इनके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? सरकारी बयान कहते हैं कि ये माउंटेड टॉम्ब्स हैं, यानी शाही कब्रें, जो हान और तांग वंश के सम्राटों के लिए बनाई गई थीं। सरल मिट्टी के ढेर, कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि इनमें से कुछ संरचनाएं बहुत ज्यादा सटीकता और ज्यामितीय परिपक्वता के साथ बनी हैं। उनकी दिशा कार्डिनल पॉइंट से अलाइन है, ठीक वैसे ही जैसे मिस्र की पिरामिड्स। और फिर आती है एक और चौंकाने वाली बात। चीन की सरकार ने इन इलाकों में खुदाई या रिसर्च करने पर कठोर नियंत्रण लगाया हुआ है। कई टीले मॉन्यूमेंटल हेरिटेज घोषित हैं, यानी इन्हें छेड़ा नहीं जा सकता। तो फिर एक और सवाल उठता है, क्या वे कुछ छुपा रहे हैं? अल्टरनेटिव रिसर्चर्स का मानना है कि इन पिरामिड्स का संबंध प्राचीन चीनी मिथकों से है, विशेषकर स्वर्ग से आए सम्राटों की कहानियों से। कुछ चीनी ग्रंथों में वर्णन है कि पहले सम्राट आकाश से उतरे थे और उन्होंने ज्ञान, खगोल शास्त्र और निर्माण की कला सिखाई थी। क्या ये पिरामिड्स उन्हीं प्राचीन दूतों की स्मृति में बनाए गए थे? एक फ्रिंज थ्योरी और भी है कि ये पिरामिड्स विश्व के ग्रिड का हिस्सा हैं, यानी धरती पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां ऊर्जा केंद्रित होती है और वहां प्राचीन सभ्यताओं ने विशेष संरचनाएं बनाई। गीजा, माचू पिच्चू, अंगकोर वाट और शायद शांक्सी की पिरामिड्स इसी गुप्त नेटवर्क का हिस्सा। या फिर क्या ये सभी स्थान एक खोई हुई वैश्विक सभ्यता के अवशेष हैं? एक ऐसी सभ्यता जो आज से हजारों साल पहले तकनीक और खगोल शास्त्र में उन्नत थी, लेकिन फिर किसी कारणवश मिटा दी गई। अब तक किसी ने व्हाइट पिरामिड की सटीक स्थिति की पुष्टि नहीं की है। कोई खुदाई नहीं, कोई आधिकारिक फोटोग्राफ नहीं, सिर्फ धुंधले सैटेलाइट चित्र और पुरानी युद्धकालीन रिपोर्टें। लेकिन सवाल बना रहता है, क्या चीन के पहाड़ियों में इतिहास छुपा बैठा है और हम बस दूर से उसे देख सकते हैं? अगर व्हाइट पिरामिड वाकई वहां है तो क्यों उसे छुपाया जा रहा है? क्या हम किसी ऐसी कहानी के किनारे खड़े हैं जो इतिहास की किताबों को फिर से लिख सकती है? 6. डेविल्स बाइबल, कोडेक्स गीगास, अ मैन्यूस्क्रिप्ट सेड टू बी कर्स्ड। कल्पना कीजिए, एक पुस्तक जो इतनी विशाल है कि एक इंसान को उसे उठाने में दोनों हाथों से ज्यादा चाहिए। एक ग्रंथ जो बाइबल भी है और शैतान का दस्तावेज भी। इतिहास की सबसे रहस्यमयी पांडुलिपि, जिसे कहा जाता है कोडेक्स जिगास या डेविल्स बाइबल। इसकी उत्पत्ति एक ऐसे युग में हुई जब धर्म और डर एक दूसरे से अलग नहीं थे। 13वीं सदी, वर्तमान चेक रिपब्लिक में बसा हुआ एक बेनेडिक्टाइन मठ। वहां एक भिक्षु ने कथित रूप से अकेले ही इस पूरी किताब को लिखा, लेकिन एक ही रात में। कहानी कहती है कि वो भिक्षु चर्च के नियम तोड़ बैठा था। उसे दंड स्वरूप जिंदा दीवार में चिनवा देने की सजा दी गई, लेकिन उसने प्रस्ताव रखा, अगर उसे एक रात दी जाए
तो वो एक ऐसी किताब तैयार करेगा जिसमें मानव ज्ञान का सार समाहित होगा। उसे मंजूरी मिली, पर आधी रात के बाद उसे एहसास हुआ कि यह कार्य असंभव है। तब उसने किया एक सौदा शैतान से, और अगली सुबह वो किताब तैयार थी। कोडेक्स गाइगास न सिर्फ एक बाइबल है, बल्कि इसमें चिकित्सा, खगोल, कानून और काले जादू से जुड़ी सामग्री भी है। यह लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी है, 165 पन्नों की है और इसका वजन लगभग 75 किलो है। लेकिन जो बात इसे सच में रहस्यमयी बनाती है वो है एक चित्र। किताब के बीचों बीच एक पूरा पन्ना केवल शैतान की विशाल आकृति को समर्पित है। उसके चारों ओर कोई पाठ नहीं, सिर्फ एक नजर डालो और ऐसा लगेगा मानो वो चित्र तुम्हें घूर रहा है। शोधकर्ता मानते हैं कि इस पुस्तक को लिखने में लगभग 20 साल लगने चाहिए थे, लेकिन उसकी लेखनी में कोई अंतर नहीं, कोई विराम नहीं। ऐसे जैसे किसी एक ही व्यक्ति ने बिना थके, बिना बदले इसे एक बार में पूरा किया हो। यह असंभव सा लगता है, और यही इस रहस्य की जड़ है। मुख्यधारा व्याख्या कहती है कि शायद यह किसी भिक्षु का दीर्घकालिक काम था, जिसे बाद में दंतकथाओं ने शैतानी रंग दे दिया। आखिर उस युग में डर, पाप और पुनर्मूल्यांकन की कहानियां आम थीं, लेकिन फिर भी कोडेक्स गाइगास के चारों ओर अजीब संयोग हैं। माना जाता है कि जहां भी इसे रखा गया वहां कुछ न कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जरूर हुईं। स्वीडन की एक लाइब्रेरी में आग लगने पर पूरी बिल्डिंग जल गई, पर कोडेक्स गाइगास उस लपटों में से सही सलामत बाहर आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह पांडुलिपि शैतानी शक्तियों की रक्षा में है। कुछ तो मानते हैं कि इसमें छुपा है कोई गुप्त कोड, ऐसा ज्ञान जो दुनिया को बदल सकता है या नष्ट कर सकता है। फ्रिंज सिद्धांत ये भी कहते हैं कि कोडेक्स गाइगास कोई साधारण धार्मिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक ऑकल्ट टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा ग्रंथ जो ब्रह्मांडीय नियमों को मोड़ सकता है अगर उसे सही ढंग से समझा जाए। आज यह पुस्तक स्वीडन के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है, लेकिन इसे देखने की अनुमति सीमित है। फिर भी इसे देखने वाला हर कोई एक बात कहता है, इट फील्स अलाइव। क्या यह केवल कल्पना है या फिर वाकई में किसी ने अंधेरे से यह ज्ञान खींचा था? कोडेक्स गाइगास हमें एक विचित्र प्रश्न के सामने खड़ा करता है। अगर ज्ञान बहुत अधिक हो तो क्या वो पवित्र ही रहेगा या फिर शैतानी बन जाएगा? 7. लॉस्ट सिटी ऑफ अज़्तलान, द फॉरगॉटन होमलैंड ऑफ द एज़टेक्स। कुछ सभ्यताएं इतिहास में जीवित रहती हैं और कुछ केवल स्मृति में। मेक्सिको की घाटियों में एक किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती रही है, एक खोए हुए नगर की कहानी जिसे कहा जाता है अज़्तलान। अज़टेक सभ्यता के अनुसार अज़्तलान ही उनका पवित्र मूल स्थान था, एक आदर्श भूमि जहां जल और पृथ्वी, स्वप्न और वास्तविकता एक दूसरे में घुलते थे। वहीं से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, जो उन्हें अंततः ले गई मेक्सिको के केंद्र तक, जहां उन्होंने बसाया तेनोच्टित्लान, आज का मेक्सिको सिटी। लेकिन अज़्तलान कहां है? किंवदंती कहती है वहां 7 गुफाएं थीं, 7 कुलों के लिए। वहां की नदियां दूध और शहद जैसी बहती थीं, और वहां की भाषा आज भी अनसुनी है। इतिहासकारों ने दशकों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। कुछ मानते हैं कि अज़्तलान एक मिथकीय स्थान है, एक प्रकार का स्वर्ग, एक सिंबॉलिक ओरिजिन। लेकिन कुछ शोधकर्ता इसे भौगोलिक रूप से वास्तविक जगह मानते हैं। उनके अनुसार अज़्तलान शायद दक्षिण पश्चिम अमेरिका, विशेष रूप से यूटा, न्यू मैक्सिको या एरिजोना के किसी क्षेत्र में रहा होगा। कुछ नक्शे, जिनमें 16वीं सदी के स्पेनिश मिशनरी दस्तावेज भी शामिल हैं, इशारा करते हैं कि वहां उत्तर में एक झील के बीचों बीच एक द्वीप नगर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अज़्तलान के वर्णनों में आता है। तो क्या एज़टेक वाकई उत्तर से दक्षिण की ओर माइग्रेट हुए थे? मुख्यधारा के इतिहासकार कहते हैं कि एज़टेक माइग्रेशन सिंबॉलिक रही होगी, कि अज़्तलान का विचार उनकी पहचान को आकार देने वाला एक ओरिजिन मिथ था, जैसे भारत में सप्त सिंधु या यूनानी पौराणिक कथाओं में एटलांटिस। लेकिन कुछ चीजें गड़बड़ करती हैं। कुछ दूरस्थ इलाकों में पाए गए एज़टेक स्टाइल ग्लाइफ्स, कुछ अनुवाद जो अज़्तलान जैसे नामों का उल्लेख करते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात,
डीएनए ट्रेल्स। हालिया शोध से पता चलता है कि एज़टेक और साउथ वेस्टर्न यूएस की कुछ जनजातियों में जेनेटिक ओवरलैप है, जैसे कोई यात्रा पीछे छोड़े गए पद चिन्हों की तरह। फ्रिंज थ्योरीज यहां से उड़ान भरती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अज़तलान कोई सामान्य स्थान नहीं, बल्कि एक एंशिएंट हाईटेक सिटी थी, एक प्राचीन सभ्यता की अंतिम निशानी जिसे समय ने निगल लिया। कुछ तो यह भी मानते हैं कि अज़तलान और अटलांटिस के नाम में समानता महज इत्तेफाक नहीं। अज़तलान, अटलांटिस, क्या दोनों किसी साझा वैश्विक अतीत के दो टुकड़े हैं? ऐसी अटकलें भी हैं कि अज़तलान की खोज रोक दी गई थी। कुछ दावा करते हैं कि 20वीं सदी में यूएस में कुछ पुरातत्व अभियान हुए थे, जिन्हें अचानक बंद कर दिया गया, मानो कोई नहीं चाहता था कि अज़तलान दोबारा खोजा जाए। क्यों? क्योंकि अगर अज़तलान वाकई अस्तित्व में था, तो एज़टेक सभ्यता की उत्पत्ति का सवाल फिर से लिखा जाएगा, और शायद हमें अपनी समझ दोबारा बनानी पड़ेगी कि सभ्यताएं कैसे उभरीं और बसीं। आज भी मेक्सिको में बहुत से लोग अज़तलान को आध्यात्मिक मातृभूमि मानते हैं। वहां हर साल ऐसे जुलूस निकलते हैं जो अज़तलान की ओर यात्रा का प्रतीक होते हैं, भले ही कोई ना जानता हो कि वो जगह है कहां। शायद अज़तलान कभी नहीं मिलेगा, या शायद वो हमारी आंखों के सामने ही है, लेकिन हमने उसे पहचानना छोड़ दिया है। क्या अज़तलान एक भौगोलिक रहस्य है या हमारी सामूहिक स्मृति का आईना? 8. Göbekli Tepe, the 12,000-year-old site that changed history. सोचिए, अगर आपकी सभ्यता का इतिहास अचानक 6,000 साल पीछे खिसका दिया जाए। इतिहास की किताबें कहती हैं कि इंसान ने पहले खेती सीखी, फिर गांव बसाए, फिर मंदिर बनाए। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा मंदिर मिले जो उन सबसे पहले बना था? गोबेकली टेप एक जगह जो इतिहास को उल्टा पढ़ने पर मजबूर कर देती है। तुर्की के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित सन 1994 तक यह बस एक टीले के रूप में जाना जाता था, खामोश, मिट्टी से ढंका, बेजान। लेकिन जब खुदाई शुरू हुई तो जो सामने आया उसने पूरी पुरातात्विक सोच को झकझोर दिया। यह कोई साधारण स्थल नहीं था। यहां खड़े हैं विशाल टी आकार के पत्थर के खंभे, हर एक टन भर वजनी, 16 फीट ऊंचे, और उन पर उकेरे गए हैं जानवरों, कीड़ों और प्रतीकों के रहस्यमयी चित्र। शेर, बिच्छू, लोमड़ी और कुछ ऐसी आकृतियां जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, यह स्थल लगभग 12,000 साल पुराना है, यानी कि यह स्टोनहेंज से 6,000 साल पहले और पिरामिड से 7,000 साल पहले बनाया गया। इतिहास का अब तक का सबसे पुराना ज्ञात धार्मिक परिसर। तो सवाल उठता है, शिकारियों और घुमंतुओं की दुनिया में, जहां लोग अब भी खेती करना भी नहीं जानते थे, इतना जटिल स्थापत्य कैसे संभव था? मुख्यधारा के पुरातत्ववेत्ता का कहना है कि शायद गोबेकली तेपे के आसपास के शिकारी समुदायों ने सामूहिक प्रयासों से यह स्थल बनाया होगा, शायद पूजा या अनुष्ठानों के लिए। लेकिन यही तो उलझन है। ऐसी स्तर की इंजीनियरिंग, सामाजिक समन्वय और कला एक प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटी से अनुमान से कहीं आगे है। क्या इसका मतलब यह है कि सभ्यता का जन्म पहले मंदिर से हुआ, फिर गांव से, कि मान्यताओं ने ही लोगों को एकजुट किया, न कि भोजन की जरूरत? कुछ विद्वान तो कहते हैं यह सभ्यता की मूल कहानी दोबारा लिखने का क्षण है। लेकिन यहां से शुरू होता है असली रहस्य। गोबेकली तेपे को बाद में जानबूझकर मिट्टी से ढक दिया गया, जैसे कोई नहीं चाहता था कि यह स्मृति बची रहे। क्यों? कुछ फ्रिंज रिसर्चर्स का मानना है कि यह स्थल किसी महाविनाश से पहले की सभ्यता का हिस्सा था, एक लॉस्ट सिविलाइजेशन जिसने एक चेतावनी या स्मृति के रूप में यह संरचना छोड़ी। कुछ तो यहां तक मानते हैं कि गोबेकली तेपे कोई खगोलीय वेधशाला थी जहां आकाश के नक्शे उकेरे गए हैं। कुछ आकृतियां और प्रतीक विशेष तारामंडलों से मेल खाते हैं, जैसे ओरियन, लियो या प्लेयाडीस। क्या यह स्थान आकाश की पूजा के लिए था, या शायद आकाश से आए कुछ के लिए? एंशिएंट एलियन थ्योरिस्ट्स तो इसे मानव सभ्यता को शुरू करने वाले किसी बाहरी संपर्क का संकेत मानते हैं। लेकिन ये विचार कितने भी विवादित क्यों न हों, गोबेकली तेपे एक सच्चाई को सामने लाता है।
हमारी सभ्यता की जड़ें उतनी सरल नहीं जितना हमने मान लिया है। यहां वो लोग थे जो विशाल पत्थरों को गढ़ सकते थे, कलात्मक प्रतीक बना सकते थे और उन्हें मिलकर किसी साझा उद्देश्य के लिए स्थापित कर सकते थे। और अगर वो ऐसा 12,000 साल पहले कर सकते थे, तो इतिहास की कितनी परतें अब भी दबी हैं जिन्हें हम संभव मानने से इनकार करते हैं। गोबेकली टेप मौन है, लेकिन उसका मौन भी एक प्रश्न बनकर गूंजता है। क्या हम सच में अपनी शुरुआत जानते हैं या बस उस कहानी को दोहरा रहे हैं जो हमें सिखाई गई थी? 9 स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका। मिस्टीरियस मेगालिथिक ऑर्ब्स। कोस्टा रिका के घने वर्षावनों और शांत घाटियों में बिखरे पड़े हैं सैकड़ों पत्थर के गोले, बिल्कुल गोल, जैसे किसी दैवीय कंपास और पैमाने से तराशे गए हों। कुछ छोटे हैं, हाथ में समाने लायक, कुछ इतने विशाल कि इंसान से भी बड़े, और उनमें से कुछ का वजन 15 टन तक है। इन पत्थरीले गोले को स्थानीय लोग कहते हैं लास बोलास, लेकिन दुनिया इन्हें जानती है एक नाम से, दी स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका। जब ये पहली बार 1930 के दशक में खोजे गए, तब अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट यहां केला बागान बना रही थी। मजदूरों को जमीन समतल करते वक्त ये पत्थर मिले और फिर शुरू हुई एक खोज जिसका अंत आज तक नहीं हुआ। अब तक लगभग 300 से ज्यादा गोले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश ग्रेनोडायोराइट नामक कठोर पत्थर से बने हैं और कई 1500 साल पुराने माने जाते हैं। लेकिन असली रहस्य इनके आकार या उम्र में नहीं, बल्कि इनके उद्देश्य और निर्माण में छिपा है। इतने भारी पत्थर को इतनी पूर्ण गोलाई में तराशना, वो भी बिना किसी आधुनिक औजारों के, ये अपने आप में एक असंभव कला लगती है। मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि यह कार्य डिकीस नाम की प्राचीन सभ्यता ने किया होगा, जो यहां 700 एडी से पहले तक बसती थी। उनका अनुमान है कि पत्थरों को आग, पानी और पत्थर के औजारों से गढ़ा गया होगा, और शायद ये गोले राजनैतिक या धार्मिक प्रतीक रहे होंगे। लेकिन यहां से शुरू होता है संदेह। कई गोले एक दूसरे से इतनी सटीक दूरी पर रखे गए हैं जैसे किसी बड़े खगोलीय नक्शे का हिस्सा हों। कुछ गोलों को विशिष्ट रेखाओं में पाया गया है, बिल्कुल उत्तर दक्षिण अक्षों पर, या कुछ संरेखण ऐसे जो सोल्स्टिस या एक्विनॉक्स से मेल खाते हैं। क्या ये खगोलीय संकेतक थे या शायद दिशाओं की कोई रहस्यमयी प्रणाली? अब तक कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिला जो इनके इस्तेमाल को स्पष्ट कर सके, और ये तो बस शुरुआत है। कुछ फ्रिंज थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि ये गोले पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड या ले लाइंस पर रखे गए हैं, ऐसी रेखाएं जो धरती की चुंबकीय शक्ति से जुड़ी मानी जाती हैं। कुछ और आगे जाते हुए मानते हैं कि ये गोले किसी प्राचीन विश्व मानचित्र के कोड हैं, जो एक ऐसी भूगोलिक समझ दर्शाते हैं जो आज के जीपीएस युग से पहले असंभव थी। और फिर आता है सबसे विवादास्पद विचार, क्या ये गोले किसी बाह्य सभ्यता से संपर्क का संकेत हैं? उनका आकार, उनकी स्थिरता और उनके चारों ओर की मौनता एक ऐसी पहेली रचती है जो इंसानी सीमाओं को धुंधला कर देती है। आज तक न तो कोई स्पष्ट उपकरण मिला है, न कोई निर्माण स्थल, और न ही ऐसी अन्य जगहें जहां ऐसी तकनीक का प्रयोग हुआ हो। बस रह गई हैं ये रहस्यमयी आकृतियां जिन्हें वर्षों तक लूटपाट और अज्ञानता ने क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन जितनी रहस्यमयी ये गोले हैं, उतनी ही रहस्यमयी है वो चेतावनी जो इनसे जुड़ी है। स्थानीय किंवदंती कहती है, जो इन गोलों को अपमानित करता है उसके जीवन में अशांति और अंधकार भर जाता है। कई मजदूरों ने इन्हें सोने की खोज में तोड़ा, पर कुछ नहीं मिला सिवाय अफसोस के। तो क्या ये महज सजावटी प्रतीक थे या कोई भूल चुके ज्ञान के पहरेदार? आज जब हम उन्हें ड्रोन से देखते हैं, जीपीएस से मापते हैं और लेजर से स्कैन करते हैं, वो फिर भी हमें उस एक सवाल पर ले आते हैं, इन पत्थरों को बनाने वालों ने क्या देखा था जो हम नहीं देख सकते? 10 ब्लैक सार्कोफेगस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, व्हाट वाज रियली इनसाइड। सन 2018, अलेक्जेंड्रिया शहर। इजिप्ट के पुरातत्वविद एक सामान्य निर्माण स्थल पर खुदाई कर रहे थे, पर जो मिला
उसने सोशल मीडिया, समाचार चैनल और प्राचीन रहस्यों के प्रेमियों की कल्पनाओं में आग लगा दी। एक विशाल काला सर्कोफेगस, 3 मीटर लंबा, 2 मीटर ऊंचा, पूरी तरह ग्रेनाइट से बना। और सबसे अजीब बात, अभी तक अनछुआ, कोई लिखावट नहीं, कोई स्पष्ट पहचान नहीं, बस एक भारी, ठंडा, रहस्यमयी ताबूत जो 2000 सालों तक अंधेरे में छिपा रहा। जैसे ही इसकी खबर बाहर फैली, इंटरनेट पर एक ही सवाल गूंजने लगा, इसके अंदर क्या है? कुछ ने कहा, शायद यह सिकंदर महान की कब्र है जिसे सदियों से खोजा जा रहा है। कुछ बोले, कोई शापित प्राचीन जादूगर जिसे दुनिया से अलग किया गया था। और कुछ ने चेतावनी दी, इसे मत खोलो, इससे कुछ बुरा बाहर आ सकता है। अलेक्जेंड्रिया खुद एक रहस्य है, एक ऐसा शहर जो मिस्र की, ग्रीस की और रोमन सभ्यता की सीमाओं को मिटा देता है। यहां का हर पत्थर, हर खंडहर इतिहास और मिथक के बीच की रेखा को और धुंधला करता है। तो जब एक अनछुआ सर्कोफेगस इतना बड़ा, इतना भारी शहर के केंद्र में मिला, तो सवाल उठना स्वाभाविक था। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसे ग्रीको रोमन काल का सामान्य दफन स्थल माना। उनका मानना था यह किसी समृद्ध अधिकारी की कब्र हो सकती है, क्योंकि आसपास एक अल्बास्टर की मूर्ति भी मिली थी, शायद ताबूत के मालिक का चेहरा। लेकिन जैसे ही ताबूत खोला गया, एक तीव्र दुर्गंध ने सबको पीछे हटा दिया। अंदर मिला काला, गाढ़ा, रहस्यमयी तरल। ताबूत के भीतर 3 कंकाल तैर रहे थे, मानव अवशेष जो सड़ चुके थे। कोई जेवर नहीं, कोई शाही चिन्ह नहीं, सिर्फ सड़न और अनगिनत सवाल। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने कहा ये 3 सैनिक हो सकते हैं जिन्हें एक साथ दफन किया गया था, शायद युद्ध में मारे गए या शायद किसी परिवार से संबंधित। लेकिन कुछ बातें अटपटी लगती हैं। तीनों कंकालों में गंभीर चोटों के निशान थे, जैसे किसी लड़ाई या अनुष्ठान में मारे गए हों। और वो काला तरल, एनालिसिस से पता चला वो गंदा पानी था जो अंदर घुस गया था। लेकिन इंटरनेट पर अफवाह फैली कि ये एलिक्सिर है जिसे पीने से अमृतत्व मिल सकता है। हजारों लोगों ने पिटीशन साइन की, हमें वो तरल पीने दो, ये मजाक था या किसी गहरी प्यास का संकेत। कुछ फ्रिंज थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि यह सर्कोफेगस किसी रहस्यमयी अनुष्ठान का हिस्सा था, जिसे जानबूझकर सील किया गया ताकि अंदर की शक्ति बाहर न आए। कुछ कहते हैं यह एक संदेश है जो खो चुके युगों से अब बाहर निकला है। एक और विचार यह भी है कि सर्कोफेगस असल में एक कैद खाना था, न कि समाधि। एक ऐसी आत्मा के लिए जो भूलने नहीं दी जा सकती थी, मगर आजाद भी नहीं होनी चाहिए थी। और यह तो बस एक सर्कोफेगस है। सोचिए, अगर अलेक्जेंड्रिया की जमीन ऐसे रहस्य छिपा सकती है, तो क्या सिकंदर महान की असली कब्र कहीं पास ही है? या फिर वो भी किसी ऐसे ही काले ताबूत में बंद है, हजारों सालों से, किसी सही पल का इंतजार करते हुए? क्यों किसी ने इस सर्कोफेगस पर नाम नहीं लिखा? क्यों इसे इतनी सावधानी से सील किया गया? और क्यों 3 लोगों को साथ दफनाया गया, ऐसे जैसे कोई सजा दी गई हो? शायद हम सच कभी ना जान पाए, लेकिन हर बार जब हम कोई पुराना ताबूत खोलते हैं, हम सिर्फ हड्डियां नहीं पाते, बल्कि वो आईना भी पाते हैं जिसमें हमारा डर, हमारी जिज्ञासा और हमारी सीमा झलकती है। तो अगला सवाल यह नहीं है कि अंदर क्या था, बल्कि यह कि अब जब वो खुल चुका है, क्या वाकई सब खत्म हो गया है? 11th कॉपर स्क्रोल, द ट्रेजर मैप नो वन हैज सॉल्व्ड। साल 1952, कुमरान की गुफाएं, इजराइल। मृत सागर के किनारे की एक तंग, धूल भरी गुफा में पुरातत्वविद एक अजीब सी चीज पर ठोकर खाते हैं। यह न तो मिट्टी की थी, न ही चर्मपत्र, बल्कि एक ठोस, भारी तांबे की पट्टी जिस पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ खुदा हुआ था। यह कॉपर स्क्रॉल था, एकमात्र मृत सागर स्क्रॉल जो किसी धातु पर लिखा गया था। और इसका विषय कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि खजाने का नक्शा। हां, एक ट्रेजर मैप जो 64 अलग अलग स्थानों पर छिपाए गए बेशकीमती खजानों का जिक्र करता है। सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं जिनका कुल वजन अनुमानतः 70 टन से ज्यादा है। कुछ पंक्तियां ऐसे पढ़ी जाती हैं,
छठे स्थान पर एक पानी के कुंड के नीचे 26 टैलेंट्स की चांदी है। 13वें स्थान पर एक कब्र के भीतर एक संदूक में चांदी और किताबें छिपी हैं। यह ऐसी जानकारी है जो किसी रोमांचक उपन्यास में होती है, पर यह हकीकत है, और वो भी 2000 साल पुरानी। पर सवाल उठता है, यह खजाना किसका था और क्यों छुपाया गया? मुख्यधारा इतिहासकारों का मानना है कि ये खजाने दूसरे यहूदी मंदिर से संबंधित हो सकते हैं, जिसे 70 ईस्वी में रोमन सेनाओं ने नष्ट कर दिया था। शायद जब यरूशलेम पर हमला हुआ तो पुजारियों और विश्वासियों ने कीमती वस्तुएं लेकर उन्हें इधर उधर गुफाओं में छिपा दिया, भविष्य की किसी पीढ़ी के लिए। पर यहां कहानी एक मोड़ लेती है। कॉपर स्क्रॉल में जिन स्थानों का जिक्र है वे आज के नक्शों पर पहचान में नहीं आते। कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में कोई अन्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं, और जब विद्वानों ने इन्हें खोजने की कोशिश की, कोई खजाना नहीं मिला। अब सवाल है, क्या यह नक्शा सिर्फ एक मिथक है, या फिर हम गलत युग, गलत नक्शा या गलत तकनीक से खोज रहे हैं? फ्रिंज शोधकर्ताओं की राय इससे ज्यादा रोमांचक है। कुछ का मानना है कि कॉपर स्क्रॉल एक कोड है, एक गूढ़ भाषा जिसमें सिर्फ खास लोग ही अर्थ निकाल सकते हैं। शायद पुजारियों की एक गुप्त परंपरा जिसमें छिपाने और भ्रमित करने की कला शामिल थी। कुछ और सोचते हैं कि यह खजाना कभी अस्तित्व में था ही नहीं, बल्कि एक अलौकिक कथा है जिसे किसी आध्यात्मिक उद्देश्य से लिखा गया था, जैसे कोई टेस्ट कि कौन वास्तव में उस सत्य के योग्य है। और फिर आते हैं वो लोग जो मानते हैं कि खजाना पहले ही मिल चुका है। किसी ने चुपचाप गुप्त रूप से इन गुफाओं में जाकर सब निकाल लिया, शायद युद्धकाल में, या किसी एजेंसी द्वारा जो कभी इसका जिक्र नहीं करना चाहती थी। क्योंकि सोचिए, अगर यह खजाना वाकई मिल जाए तो वो सिर्फ धन नहीं होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के इतिहास को हिला देगा। यह साबित करेगा कि यहूदी मंदिर की संपत्ति असल में अस्तित्व में थी, कि उनके पास इतनी दौलत थी जो आज की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। और इसका असर होगा राजनीतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक। लेकिन तब तक यह स्क्रॉल गूढ़ ही रहेगा। हजारों विद्वान, ट्रेजर हंटर्स और गूगल मैप्स के जुनूनी उपयोगकर्ता अब तक इसका रहस्य नहीं सुलझा पाए। क्यों? क्योंकि कॉपर स्क्रॉल मानचित्र नहीं देता, संकेत देता है, और उन संकेतों की भाषा शायद इतिहास की सबसे पेचीदा गुत्थियों में से एक है। तो हम एक ऐसे दस्तावेज के साथ खड़े हैं जो कहता है खजाना है, पर हमें बताता नहीं कहां, और वो भी तब जब वो खुद धातु में लिखा गया हो, जैसे लेखक चाहता था कि ये हजारों साल जिए। तो सवाल अब यह है, क्या हम उस संस्कृति के करीब हैं जिसने ये छुपाया था, या वो दूरी, वो ज्ञान, वो कॉन्टेक्स्ट अब कभी वापस नहीं आएगा? या फिर खजाना आज भी वहीं है, छिपा हुआ, बिल्कुल हमारे नजरों के सामने, पर हमारी समझ से बाहर? 12th लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल लॉस। यह 12वां रहस्य केवल पत्थरों या धातु की नहीं, यह है ज्ञान की राख में छुपी हुई आग की कहानी। एक ऐसी जगह जहां पूरी मानव सभ्यता का दिमाग इकट्ठा किया गया था। एक ऐसी लाइब्रेरी जो किताबों की नहीं, विचारों की थी। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, शायद इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और सबसे दुखद बौद्धिक त्रासदी। कहते हैं 3री सदी ईसा पूर्व में मिस्र के तट पर बसे अलेक्जेंड्रिया शहर में एक ऐसा संस्थान खड़ा हुआ जो सिर्फ किताबें नहीं इकट्ठा करता था, बल्कि पूरी दुनिया का ज्ञान खींच लाता था। मकसद था सीधा लेकिन क्रांतिकारी। अगर कोई विचार कहीं भी लिखा गया है तो वो यहां होना चाहिए। पुजारियों, विद्वानों, यात्रियों और सम्राटों को आदेश था, जहां जाओ वहां से किताबें लाओ। यहां तक कि जो भी जहाज अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर रुकता, उसके पास मौजूद किताबों की कॉपी की जाती थी, और कभी कभी असली रख ली जाती थी। समुद्र से लाए गए ज्ञान को रॉयल लाइब्रेरी में संरक्षित किया जाता। यहां काम करते थे दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग। यूक्लिड, जिसने ज्योमेट्री की नींव रखी, एराटोस्थेनेस, जिसने पृथ्वी की परिधि लगभग सही सही माप ली 2000 साल पहले, और हाइपाचिया,
एक महिला दार्शनिक जो उस समय की सोच से बहुत आगे थी। लाइब्रेरी में कितनी किताबें थीं, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं 4 लाख, कुछ कहते हैं 10 लाख से ज्यादा, जिनमें संस्कृत, ग्रीक, मिस्री, बेबीलोनियन, फारसी सब भाषाओं के ज्ञान शामिल थे। लेकिन फिर शुरू होता है ज्ञान का सबसे बड़ा विनाश। मेन स्ट्रीम इतिहास कहता है कि यह विनाश एक बार में नहीं हुआ। पहला झटका आया जूलियस सीजर की मिस्र यात्रा के दौरान, जब अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह में लगी आग लाइब्रेरी के गोदामों तक पहुंच गई। फिर कुछ सदियों बाद थियोफिलस नामक धर्मगुरु ने पगान, गैर ईसाई ज्ञान को शैतानी घोषित कर दिया। कई विद्वानों को मार दिया गया और किताबें जला दी गईं। हाइपेशिया को इतिहास के अनुसार भीड़ ने टुकड़ों में बांट दिया क्योंकि वह बहुत ज्यादा सोचती थी, और आखिरी चोट मानी जाती है अरब विजय के दौरान। कहते हैं एक सेनापति ने कहा, अगर ये किताबें कुरान से मेल खाती हैं तो फालतू हैं, और अगर नहीं मिलती तो खतरनाक हैं। तो किताबों को जला दिया गया, हम्मम्स, पब्लिक बाथ्स को गर्म रखने के लिए। 6 महीने तक जलती रहीं वो किताबें। लेकिन क्या वाकई सब कुछ जल गया? यही है असली रहस्य। कुछ फ्रिंज इतिहासकार मानते हैं कि लाइब्रेरी का पूरा संग्रह कहीं ना कहीं बचा लिया गया था। शायद किसी गुप्त समुदाय ने, शायद किसी और देश में छुपा दिया। कई कथाएं कहती हैं कि कुछ पांडुलिपियां अल अजहर विश्वविद्यालय, वेटिकन लाइब्रेरी या तिब्बती मठों तक पहुंची। कुछ विद्वानों को लगता है कि अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का एक गुप्त कॉडेक्स आज भी मौजूद है, जिसे कभी पब्लिक नहीं किया गया। एक और थ्योरी कहती है कि जो लोग वहां के स्क्राइब्स थे, उन्होंने ज्ञान को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि ज्यामितीय संरचनाओं और प्रतीकों में छुपा दिया। यानी वो ज्ञान आज भी मौजूद है, शायद पिरामिड्स में या किसी प्राचीन मंदिर के लेआउट में, बस हम पढ़ना भूल गए हैं। और अगर हम इस विचार को सच माने तो सोचिए, वो ज्ञान क्या था? क्या वो सिर्फ ज्योतिष, गणित और दर्शन था, या कुछ और? ऊर्जा के स्रोत, मानव चेतना की सीमाएं, या फिर सिर्फ विचार से दुनिया को बदलने की तकनीकें? हमें यह कभी नहीं पता चलेगा, या शायद तब तक नहीं जब तक हम सही सवाल नहीं पूछते। क्योंकि अगर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में वो सब था जो मानव सोच के चरम तक पहुंचा हुआ ज्ञान था, तो अब वह सब कुछ कहां है? और एक डरावना सवाल, क्या हम कभी फिर उतने बुद्धिमान हो पाएंगे, या हमने वो रास्ता हमेशा के लिए खो दिया है? 13. वैनिशिंग ऑफ क्लोविस पीपल, अ लॉस्ट अमेरिकन सिविलाइजेशन। जर्रा सोचिए, उत्तर अमेरिका में हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसने विशाल मैमथों का शिकार किया, पत्थरों को एक अनोखे अंदाज में तराशा और जंगलों व बर्फ से ढके मैदानों में अपनी पहचान बनाई। और फिर अचानक वो गायब हो गए। न युद्ध, न महामारी, न कोई स्पष्ट वजह, बस एक दिन इतिहास से ऐसे मिट गए जैसे कभी थे ही नहीं। यह है क्लोविस लोगों की कहानी, एक खोई हुई सभ्यता जो अब सिर्फ कुछ टूटे हुए औजारों और सवालों में जिंदा है। क्लोविस सभ्यता का नाम पड़ा है न्यू मैक्सिको के एक छोटे से कस्बे क्लोविस पर, जहां 1930 के दशक में पहली बार ये अनोखे पत्थर के औजार मिले थे। ये औजार आम नहीं थे, एकदम सटीक, तीखे और तकनीकी रूप से उन्नत। इनकी बनावट इतनी विशेष थी कि इन्हें पहचानना आसान था, और जल्द ही अमेरिका भर में यही औजार मिलने लगे। क्लोविस पॉइंट्स यही थे उस सभ्यता की पहचान। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला ये लोग यहां 13,000 साल पहले मौजूद थे, यानी ये अमेरिका के सबसे पहले इंसानों में गिने जाते हैं। उनकी दुनिया थी विशाल शिकार, मैमथ, मस्तोडॉन, बाइसन, और खुले मैदानों में जीवन, आग और अनोखी संस्कृति। इतिहासकारों को एक समय तक यही लगा कि क्लोविस लोग ही अमेरिका के पहले निवासी थे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया, क्योंकि इतने उन्नत और फैले हुए समुदाय के होने के बावजूद वो बस 1000 साल में पूरी तरह गायब हो गए। हजारों साल की विरासत सिर्फ कुछ शताब्दियों में खत्म। कोई युद्ध का निशान नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं, कोई संक्रमण या अकाल के संकेत नहीं। तो क्या हुआ था? मुख्यधारा के इतिहासकार 2 प्रमुख थ्योरीज पर टिके हैं।
पहली थ्योरी कहती है जलवायु परिवर्तन। करीब 12,800 साल पहले पृथ्वी में अचानक से ठंडक बढ़ गई, जिसे यंगर ड्रायस कहते हैं। इस ठंड से न केवल मौसम बदला, बल्कि वो बड़े जानवर भी मरने लगे जिन पर क्लोविस लोग निर्भर थे। दूसरी थ्योरी कहती है कि शिकारियों ने ही इन जानवरों को बहुत ज्यादा मार डाला, और जब शिकार खत्म हुआ, सभ्यता भी साथ चली गई। लेकिन इन जवाबों में भी दरारें हैं। क्लोविस लोग इतने अनुकूल और उन्नत थे, क्या वाकई वो बस गायब हो गए, या कुछ और था? और यहीं से शुरू होती हैं वैकल्पिक थ्योरीज। कुछ वैज्ञानिकों और फ्रिंज शोधकर्ताओं का मानना है कि क्लोविस का अंत एक उल्का से हुआ था। हां, एक कॉस्मिक इंपैक्ट थ्योरी। कहते हैं लगभग 12,800 साल पहले एक या कई उल्काएं पृथ्वी से टकराईं। विशाल आग लगी, धुआं फैला और पूरी सभ्यता एक ही झटके में खत्म हो गई। इसके कुछ सबूत मिले हैं। कांच जैसे बने पदार्थ, जले हुए टुकड़े और धरती में ऐसे तत्व जो आमतौर पर उल्काओं में मिलते हैं। अगर यह सच है तो क्लोविस लोग सिर्फ जलवायु या शिकार से नहीं मरे, बल्कि एक आसमानी घटना ने उन्हें मिटा दिया। और फिर आती हैं वो थ्योरीज जो और भी गहराई में जाती हैं। कुछ कहते हैं कि क्लोविस लोग कहीं गए नहीं, बल्कि उन्होंने नई पहचान अपनाई और उनकी संस्कृति बाद की सभ्यताओं में घुल गई। हो सकता है ओल्मेक्स, मायान्स या होपी जैसी जनजातियों में उनका कुछ हिस्सा अब भी जिंदा है। दूसरे सुझाव देते हैं कि क्लोविस लोग कहीं चले गए। कहां? कुछ कहते हैं दक्षिण अमेरिका की गहराइयों में। कुछ तो यहां तक मानते हैं कि उन्होंने समुद्र पार कर कोई और दुनिया खोज ली। और एक थ्योरी, सबसे विवादास्पद, कहती है कि क्लोविस लोग यहां पहले से ही नहीं थे। वो कहीं और से आए थे और उनका यहां का अस्तित्व महज एक संयोग था, एक इंटरस्टेलर बीज की तरह जो थोड़ी देर के लिए पनपा और फिर लौट गया। हम नहीं जानते क्लोविस कौन थे और शायद कभी जान भी ना पाए, लेकिन उनका अचानक आना और उतनी ही रहस्यमयी तरह से जाना इतिहास में एक खाली जगह छोड़ गया है। एक ऐसा रहस्य जो हमारे खुद के अतीत से जुड़ा है। क्योंकि अगर एक पूरी सभ्यता अचानक गायब हो सकती है, तो क्या हम भी कभी, क्या सभ्यताएं समय की रेत में ऐसे ही गुम हो जाती हैं? या क्या कुछ पीछे रह जाता है जो हम देख नहीं पाते? 14th रोहोंच कोडेक्स, द बुक नो वन कैन रीड। जर्रा सोचिए, एक किताब जिसकी भाषा कोई नहीं पहचानता, जिसमें सैकड़ों पन्ने हैं, लेकिन कोई स्क्रिप्ट मेल नहीं खाती दुनिया की किसी झात लिपि से। और चित्र, ईसाई प्रतीक, इस्लामी वास्तुकला, बौद्ध मुद्रा, सब एक साथ। यह है रोहोंच कोडेक्स, एक ऐसी किताब जो इतिहास के किसी भी नियम में फिट नहीं बैठती। ना यह पूरी तरह धार्मिक है, ना पूरी तरह मिथक, और सबसे रहस्यमय बात, कोई इसे पढ़ नहीं पाया। हंगरी के एक छोटे से शहर रोहोंच में 19वीं सदी की शुरुआत में यह कॉडेक्स सामने आया। एक कुलीन हंगेरियन कलेक्टर गुस्ताफ बाथियानी की लाइब्रेरी से, जहां यह एक धूल भरी किताबों के ढेर में पड़ी मिली। पहली नजर में यह एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जैसा लगता है। 450 से ज्यादा पन्ने, हर पृष्ठ पर एक गुप्त लिपि और सैकड़ों हस्तनिर्मित चित्र। लेकिन जैसे ही विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश की, उन्हें महसूस हुआ यह भाषा ही किसी को नहीं आती। अब तक किसी भाषा या स्क्रिप्ट से इसका कोई स्पष्ट संबंध नहीं मिला। कोई कहता है यह किसी लुप्त बाल्कन लिपि की झलक है। कुछ को लगता है यह ब्राह्मी लिपि से मिलता जुलता है। एक दो ने तो दावा किया यह किसी एलियन स्क्रिप्ट जैसी लगती है। कुछ विशेषज्ञ इसे दाएं से बाईं ओर लिखा मानते हैं, तो कुछ कहते हैं यह संयोजन है कई भाषाओं का, एक कोड, एक पहेली। लेकिन अभी तक कोई इसका अर्थ नहीं निकाल पाया। मुख्यधारा के इतिहासकार इस पर संदेह करते हैं। उनके मुताबिक यह कॉडेक्स शायद एक धोखा है। हो सकता है किसी 18वीं या 19वीं सदी के विद्वान ने यह मजाक में या प्रयोग के तौर पर बनाया हो। एक कॉनलांग यानी कृत्रिम भाषा। सामुएल लिटराटी नेमिस नाम के एक कुख्यात नकलची का नाम इसमें सबसे ज्यादा सामने आता है। उसने पहले भी कई ऐतिहासिक जालसाजियां की थीं। कहा जाता है हो सकता है उसने ये कोडेक्स भी बनाया हो, बस शौक
या किसी गुप्त एजेंडा से। लेकिन अगर यह फर्जी है तो सवाल उठता है, इतनी मेहनत किस लिए? 400 पन्ने, हर पंक्ति में सैकड़ों प्रतीक, एक भी दोहराव नहीं, और वो भी हाथ से। क्या कोई सिर्फ मनोरंजन के लिए इतना जटिल नकली ग्रंथ रचता? अब आते हैं फ्रिंज थ्योरीज की ओर। कुछ लोग मानते हैं कि यह कॉडेक्स एक प्राचीन खोई हुई संस्कृति की भाषा है, शायद हंगरी से पहले मौजूद किसी सभ्यता की। इस थ्योरी को बढ़ावा तब मिला जब किताब के चित्रों में ईसाई क्रॉस के साथ साथ मुस्लिम मस्जिदें, हिंदू जैसी मुद्राएं और अजीब प्रतीक एक साथ दिखे। एक वैश्विक धर्म या फिर एक सभ्यता जो कई संस्कृतियों के बीच पुल थी। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि यह कॉडेक्स एशिया से आया, शायद भारत, तिब्बत या चीन से, जहां किसी रहस्यमयी मठ में इसे लिखा गया हो। एक और साहसी विचार यह है कि यह पूर्व जैविक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का काम है, यानी ऐसी मशीन द्वारा लिखा गया टेक्स्ट जो इंसान से पहले अस्तित्व में थी। विचार अजीब लगते हैं, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो हर सवाल संभावनाओं को जन्म देता है। और सबसे रोचक बात, कुछ लोगों का मानना है यह कॉडेक्स रहस्य नहीं, चेतावनी है कि इसके चित्र, इसकी भाषा और इसकी संरचना में एक संदेश छुपा है भविष्य के लिए। एक ऐसा ग्रंथ जो अभी नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन शायद आने वाले समय में किसी और चेतना स्तर पर यह खुल जाएगा। कई भाषाविदों ने दशकों खर्च किए इस किताब को समझने में। कुछ ने नक्शे बनाए, कुछ ने एआई से पढ़ने की कोशिश की, और फिर भी आज भी रोहन कोडेक्स एक बंद दरवाजा है जिसके पीछे क्या है कोई नहीं जानता। अगर किसी किताब को कोई नहीं पढ़ सकता तो क्या वो सचमुच ज्ञान की किताब है, या सिर्फ कागज पर लिखी एक गूंज जो किसी और युग से आई थी? 15 लॉन्ग यू केव्स, द अंडरग्राउंड एनिग्मा विथ नो बिल्डर्स। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियां हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते। लॉन्ग्यू केव्स चीन के झेजियांग प्रांत में स्थित एक अजीब और भव्य भूमिगत संरचना ऐसी ही एक गुत्थी है। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, और फिर भी ये गुफाएं इस तरह बनी हैं जैसे किसी उन्नत इंजीनियरिंग की उपज हो। इन गुफाओं को किसने बनाया, क्यों बनाया, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे बनाया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। साल था 1992। एक ग्रामीण किसान अपने गांव के पास एक पानी से भरे गड्ढे को सुखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही पानी निकला, नीचे प्रकट हुई एक विशाल गुफा, तराशे हुए दीवारें, समकोण पर बने खंभे और एक सी समान गहराई। फिर एक गुफा के बाद दूसरी, फिर तीसरी। आज तक 24 ऐसी गुफाएं खोजी जा चुकी हैं, हर एक 30 मीटर गहरी, लगभग 2000 वर्ग मीटर में फैली हुई, इतनी विशाल कि उनमें एक पूरा मंदिर बन सकता है। और हर दीवार पर दिखाई देती है हजारों समानांतर चिढ़न, जैसे किसी मशीन ने उन्हें तराशा हो। इतिहासकारों को जैसे सांप सूंघ गया। इतनी भव्य संरचना, इतनी परिशुद्धता, और कोई ऐतिहासिक जिक्र तक नहीं। न कोई पुराना दस्तावेज, न किसी सम्राट का नाम, न कोई लोक कथा। चीनी इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, और यही इस रहस्य को और गहरा बना देता है। मुख्यधारा के विद्वान मानते हैं कि शायद ये गुफाएं किन या हान राजवंश के समय बनाई गई थीं, लगभग 2000 साल पहले। उनका मानना है कि शायद ये प्राचीन पत्थर खदानें थीं, या फिर खाद्यान्न भंडारण के लिए बनाई गई भूमिगत संरचनाएं। लेकिन यह थ्योरी कुछ बुनियादी सवालों का जवाब नहीं देती। अगर ये खदानें थीं तो निकाला गया पत्थर गया कहां? और अगर ये भंडारण कक्ष थे तो इतनी विशाल और कलात्मक बनावट क्यों? सबसे बड़ी बात, अगर इनका निर्माण इंसानों ने किया तो वो कौन सी सभ्यता थी जिसने ऐसा किया और फिर चुपचाप इतिहास से गायब हो गई? अब बात करते हैं उन विचारों की जो मुख्यधारा से बाहर हैं, लेकिन जिनमें काफी लोग दिलचस्पी लेते हैं। कुछ मानते हैं कि ये गुफाएं एक प्राचीन गूढ़ समाज का हिस्सा थीं, ऐसा समाज जो सतह से नीचे रहता था और जिसे जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया। कुछ थ्योरी कहती हैं कि ये संरचनाएं ध्वनि तकनीक या एंटी ग्रेविटी उपकरणों से बनाई गई थीं,
जिससे पत्थर को बिना तोड़े तराशा जा सकता था। एक थ्योरी तो यह भी कहती है कि ये गुफाएं जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए बनाई गई थीं, एक तरह के भूमिगत आश्रय जब पृथ्वी पर जीवन अस्थिर था। और फिर आता है सबसे विवादास्पद विचार कि यह सब किसी गैर मानव सभ्यता की रचना है। एलियन ओरिजिन। उन दीवारों पर जो समान पैटर्न बने हैं वो आज तक किसी इंसानी औजार से पूरी तरह मेल नहीं खाते, ऐसे जैसे किसी ऑटोमेटेड सिस्टम ने इन्हें स्कल्प्ट किया हो हजारों साल पहले। जो बात सबसे चौंकाती है वो ये है, इन गुफाओं को बनाने के लिए कम से कम 10 लाख घन मीटर पत्थर हटाए गए होंगे, जो हजारों मजदूरों को वर्षों तक लगाना पड़ता। फिर भी न कोई शव, न कोई औजार, न कोई अवशेष मिले, जैसे ये गुफाएं बस एक दिन प्रकट हो गईं। आज लॉन्ग यू केव्स पर्यटकों के लिए खुले हैं, लाइट्स, गाइड, रास्ते, सब कुछ है। लेकिन इन सब के बीच वो चुप्पी है जो हर दीवार से टपकती है। एक मौन जो कहता है, हम यहां थे लेकिन तुम हमें कभी जान नहीं पाओगे। तो सोचिए, अगर हजारों साल पहले किसी ने पहाड़ों को इस तरह काटा, बिना किसी शोर, बिना किसी निशान के, तो क्या उन्होंने और भी कुछ बनाया होगा जो अभी तक हमें मिला ही नहीं? और अगर मिल गया तो क्या हम उसे समझ भी पाएंगे? 16 7 पगोडास ऑफ महाबलीपुरम, द संकन टेम्पल्स ऑफ इंडिया। समुद्र की लहरें कहानियां सुनाती हैं और कभी कभी वो कहानियां सच होती हैं। भारत के दक्षिणी तट पर चेन्नई से कुछ घंटे दूर एक शहर है महाबलीपुरम। यहां की चट्टानें, मूर्तियां और मंदिर प्रसिद्ध हैं, लेकिन असली रहस्य जमीन पर नहीं, पानी के नीचे छिपा है। यहां सदियों से एक किंवदंती प्रचलित है। 7 मंदिर थे, आज बस एक बचा है, बाकी 6 समुद्र में समा गए। यह कहानी राजा नरसिंह वर्मन की है, जो 7वीं सदी में पल्लव वंश का महान शासक था। उसने यहां वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार खड़ा किया जिसे दुनिया का अजूबा कहा गया। माना जाता है कि उसने 7 भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, हर मंदिर सूर्य की दिशा में एक सी रेखा में। पर जैसे ही समय बीता, समुद्र ने सब कुछ निगल लिया और आज सिर्फ एक मंदिर दिखता है, शोर टेम्पल। शोर टेम्पल। लोगों ने सदियों तक इस किंवदंती को बस एक मिथक समझा, पर 2004 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सुनामी। जब लहरें पीछे हटीं, कुछ मिनटों के लिए समुद्र तट का फर्श सूख गया और लोगों ने देखा पत्थर की संरचनाएं, दीवारें, सीढ़ियां, समुद्र के नीचे, जैसे इतिहास कुछ पल के लिए सांस लेने आया हो। इसके बाद भारतीय नौसेना और पुरातत्वविदों ने पानी के नीचे खोज शुरू की और जो मिला वो चौंकाने वाला था। ग्रेनाइट की दीवारें, मंच और मूर्तियां लगभग 800 से 1000 साल पुरानी। और सबसे दिलचस्प, वो सभी उसी दिशा में संरेखित थीं जिस दिशा में शोर टेम्पल खड़ा है। मुख्यधारा के इतिहासकार मानते हैं कि ये निर्माण 7वीं से 9वीं सदी के बीच के हैं। कुछ इसे प्राकृतिक कटाव भी मानते हैं। समुद्र की लहरों ने चट्टानों को इस तरह गढ़ा हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये सब प्राकृतिक है तो उनमें इतनी आर्किटेक्चरल सटीकता क्यों? फिर कुछ विद्वान कहते हैं कि हां, यहां 7 मंदिर हो सकते हैं, पर उनमें से 6 अधूरे थे या छोटे आकार के थे, इसलिए कोई दस्तावेज नहीं मिले। लेकिन फिर आते हैं वो लोग जो इस रहस्य को सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि खोई हुई परंपराओं और खुफिया ज्ञान से जोड़ते हैं। कुछ मानते हैं कि यह स्थल वरुण देव, जल के देवता, के लिए बनाया गया था। मंदिरों को इस तरह डिजाइन किया गया कि सूर्य की पहली किरणें प्रतिबिंब बनाकर समुद्र की ओर जाती थीं। अन्य थ्योरीज कहती हैं कि ये मंदिर वैमानिक वास्तुकला के उदाहरण थे, ऐसे ऊर्जा केंद्र जहां पृथ्वी और ब्रह्मांड की शक्तियां संतुलित होती थीं। कुछ फ्रिंज रिसर्चर इसे जोड़ते हैं द्वारका से, कृष्ण की डूबी हुई नगरी, और कहते हैं कि भारत के समुद्र तटों पर ऐसी कई गुप्त सभ्यताएं बसी थीं जो बाद में जल प्रलय का शिकार हो गईं। तो क्या सच में 7 मंदिर थे? क्या यह सिर्फ पौराणिक कल्पना थी या इतिहास का एक डूबा हुआ अध्याय? महाबलीपुरम आज एक शांत पर्यटन स्थल है, पर हर लहर, हर समुद्री हवा में वो एक प्रश्न छिपा है। अगर एक मंदिर बचा है तो बाकी 6 कहां हैं?
और अगर वे कभी समुद्र से फिर से निकले तो क्या वो इतिहास को बदल देंगे? कभी कभी जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर होती हैं, और शायद समुद्र अब भी उनकी रक्षा कर रहा है। 17 मेन पेनी, द वाइकिंग आर्टिफैक्ट दैट शुडंट एग्जिस्ट। कभी कभी इतिहास की सबसे चौंकाने वाली बातें जेब में छुपी होती हैं। अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्य मेन में 1957 में एक शौकिया खोजकर्ता ने एक छोटा सा सिक्का खोजा। एक पुरातन वस्तु जो ज्यादा ध्यान खींचने वाली नहीं लगती जब तक आप उसे नजदीक से न देखें, क्योंकि उस पर उकेरे गए अक्षर न तो इंग्लिश हैं न ही किसी नेटिव अमेरिकी भाषा के। वो हैं नॉर्स रूनिक डिजाइन, और यह है मेन पेनी, एक वाइकिंग युग का नॉर्वेजियन सिक्का। अब सोचिए, एक वाइकिंग सिक्का अमेरिका में। इतिहास कहता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1998 में अमेरिका पहुंचे थे। वाइकिंग्स यानी नॉर्स मरीन वॉरियर्स उससे लगभग 500 साल पहले यूरोप और आइसलैंड में सक्रिय थे। लेकिन अमेरिका, न्यूयॉर्क से ऊपर मैन के जंगलों में। इस खोज ने इतिहासकारों को असहज कर दिया। यह सिक्का 1957 में गॉडर्ड साइट नामक स्थान पर खोजा गया था, एक प्राचीन नेटिव अमेरिकी बस्ती जहां अन्य वस्तुएं भी मिलीं, बांस, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार। पर ये सभी स्थानीय थे, सिवाय इस एक चीज के, एक 11वीं सदी का नॉर्वेजियन पेनी, जिस पर लिखा था कि यह किंग ओलफ किरे के काल का है। मेन स्ट्रीम इतिहासकारों की पहली प्रतिक्रिया थी, यह नकली है। फिर जब सिक्के की वैज्ञानिक जांच हुई, धातु संरचना, डिजाइन, घिसाव, तो पुष्टि हुई यह असली है, 1000 साल पुराना। अब सवाल खड़ा हुआ, तो यह यहां आया कैसे? मुख्यधारा की एक थ्योरी कहती है कि शायद यह सिक्का किसी यूरोपीय कलेक्टर के पास था और गलती से मैन में गिर गया। दूसरी थ्योरी, हो सकता है किसी नेटिव ट्राइब ने अनजाने में इसे किसी एक्सप्लोरर से ट्रेड में पाया हो, कई पीढ़ियों तक इसे संभाल कर रखा और फिर खो दिया। इन थ्योरीज की खूबी यह है कि वो इतिहास की सीमाओं के अंदर रहते हैं, पर अगर वो सीमाएं ही गलत हों, कई फ्रिंज रिसर्चर कहते हैं कि मैन पेनी कोलंबस से सैकड़ों साल पहले वाइकिंग्स की अमेरिका यात्रा का सबूत हो सकता है। हम पहले से जानते हैं कि लीफ एरिक्सन नामक वाइकिंग कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट तक पहुंचे थे। लॉन्स ओ मेडोज एक ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने प्रमाणित किया है। पर मेन पेनी यह संकेत करता है कि शायद वाइकिंग्स और भी आगे गए, अमेरिका के गहरे इलाकों तक। अगर यह सच है तो यह इतिहास की किताबों को पलट सकता है। यह सिर्फ एक सिक्का नहीं, बल्कि एक संभावित सबूत है कि दो सभ्यताएं, नॉर्स और नेटिव अमेरिकन, कोलंबस से सदियों पहले संपर्क में आ चुकी थीं। कई सवाल उठते हैं। क्या वाइकिंग्स ने अमेरिका में व्यापारिक पोस्ट बनाए थे? क्या वो लौट गए या यहीं बस गए? और अगर वे थे तो उनका नाम इतिहास से मिटाया क्यों गया? विज्ञान कहता है हमें और सबूत चाहिए, पर जिज्ञासा कहती है शुरुआत तो हो चुकी है। आज मैन पेनी अमेरिकी इतिहास के सबसे विवादित अवशेषों में से एक है। अकेला, चुप, पर बोलने के लिए बहुत कुछ रखता है। कभी कभी एक सिक्का भी सवाल बन जाता है। अगर वाइकिंग्स अमेरिका पहुंचे थे तो और क्या क्या हमसे छुपा है? और अगली बार जब आप किसी पुरानी जमीन पर चलें, क्या पता इतिहास फिर से जेब में आ जाए। 18 अनफिनिश्ड ओबलिस्क ऑफ असवान, द अबैंडन्ड मॉन्यूमेंट। कभी कभी अधूरा छोड़ दिया गया निर्माण सबसे गहरी कहानी कहता है। मिस्र के दक्षिण में नील नदी के किनारे स्थित है असवान, जहां रेत के नीचे दबे कई रहस्य आज भी सूर्य की रोशनी में झलकते हैं। और उन्हीं में से एक है अधूरा ओबेलिस्क, जिसे आज हम कहते हैं अधूरा ओबेलिस्क ऑफ असवान। यह कोई मामूली पत्थर नहीं। अगर इसे पूरा किया गया होता तो यह इतिहास का सबसे बड़ा प्राचीन ओबेलिस्क होता। एक ही ग्रेनाइट ब्लॉक से तराशा गया, लगभग 42 मीटर लंबा और 1200 टन से भी भारी। अब कल्पना कीजिए, एक पूरा पहाड़ काटा गया सिर्फ एक पत्थर के लिए। किसी ने इस ग्रेनाइट को न केवल तराशा,
बल्कि उसे इस तरह की सटीकता से आकार देना शुरू किया जो आज भी इंजीनियरों को चकित करती है। लेकिन फिर कुछ हुआ। क्रैक आ गया, एक दरार, एक त्रुटि, और काम वहीं छोड़ दिया गया। अब सवाल उठता है, यह किसने शुरू किया और क्यों अधूरा छोड़ा? इतिहासकार मानते हैं कि यह परियोजना फराओ हटशेप्सुट के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी, यानी लगभग 3500 साल पहले। हटशेप्सुट एक शक्तिशाली महिला राजा थीं, जिन्होंने अपने द्वार में कई भव्य मंदिर और स्मारक बनवाए। यह ओबेलिस्क शायद कर्णक के मंदिर के लिए निर्धारित था, लेकिन यह अधूरा रह गया और वहीं रुक गया, जैसे समय ने खुद उसे पकड़ लिया हो। अब तक हमने मुख्यधारा की बात की, पर जो चीज इस ओबेलिस्क को रहस्यमयी बनाती है वो सिर्फ इसका आकार नहीं, बल्कि वो सवाल हैं जो इसके साथ आते हैं। कैसे इसे तराशा गया? उस समय के औजार, पत्थर के हथौड़े और कांसे के छेनी इतने मजबूत नहीं थे कि ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर पर इतने सटीक कट्स बना सके। फिर भी इस ओबेलिस्क की सतह पर आज भी दिखती हैं सीधी, साफ रेखाएं, जैसे किसी लेजर या मशीन टूल से काटी गई हों। कुछ इंजीनियर मानते हैं कि ऐसी सटीकता उस समय संभव नहीं थी। तो क्या मिस्रियों के पास कोई खोई हुई तकनीक थी, या फिर यह काम किसी और का था, किसी और सभ्यता का, जो मिस्र से पहले आई और जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते? अब आते हैं फ्रिंज थ्योरीज पर। कुछ लोग मानते हैं कि अस्वान का अधूरा ओबेलिस्क सिर्फ अधूरा निर्माण नहीं, बल्कि एक रह गया सबूत है। एक ऐसा संकेत कि प्राचीन मिस्र सिर्फ पिरामिड या मम्मीज तक सीमित नहीं, बल्कि शायद वो लोग ऐसे निर्माणों में निपुण थे जिनकी तकनीक हम आज भी नहीं समझ पाए हैं। दूसरे कहते हैं कि यह स्थल एक ऊर्जा केंद्र था, जहां विशाल पत्थरों को वाइब्रेशन या ध्वनि तरंगों से हल्का किया जाता था। अजीब लगता है शायद, पर क्या यह अजीब नहीं कि हजारों साल बाद भी हम यह नहीं जान पाए कि इतना बड़ा पत्थर आधा तराशने के बाद कैसे और क्यों छोड़ा गया? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह ओबेलिस्क अभी भी उसी चट्टान से जुड़ा हुआ है जहां से इसे निकाला गया था, जैसे प्रकृति और इतिहास ने मिलकर तय किया हो, इसे मत हटाओ, ये यहीं रहे। एक अधूरा स्मारक, पर एक पूर्ण रहस्य। तो फिर सवाल यह नहीं कि इसे किसने बनाया, सवाल है हम क्या जानना नहीं चाहते थे? अगर इस ओबेलिस्क को पूरा कर लिया जाता तो क्या इतिहास की कोई और परत खुल जाती? और अगर यह अधूरा ही रहना था तो क्या वह भी किसी योजना का हिस्सा था? 19th लॉस्ट सिविलाइजेशन ऑफ डॉगरलैंड, यूरोप्स एटलांटिस। जब समंदर खामोश होता है तब भी वो अपने नीचे इतिहास की आवाज छुपाए रखता है। आज के उत्तर सागर की लहरों के नीचे, जहां अब बस पानी का विस्तार है, कभी एक जमीन थी, हरी भरी, जीवन से भरी। नदी, झीलें, घास के मैदान, जानवरों की आवाजें और शायद इंसानों की प्रार्थनाएं। इस भूभाग को कहा जाता है डॉगरलैंड, यूरोप की वो खोई हुई सभ्यता जिसे कुछ लोग कहते हैं यूरोप्स एटलांटिस। कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, जब डच और ब्रिटिश मछुआरे उत्तर सागर में जाल फेंकते समय हिरण्य की हड्डियां, पत्थर के औजार और कभी कभी इंसानी अवशेष निकाल लाते थे। शुरू में लगा कि ये सब किनारों से आए होंगे, पर फिर भूवैज्ञानिकों ने गहराई से देखा और उन्हें मिला एक नक्शा जो बताता था कि कभी यहां एक जमीन थी। एक जमीन जो ब्रिटेन, डेनमार्क और नीदरलैंड्स को जोड़ती थी, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, यानी लगभग आज के इंग्लैंड जितनी बड़ी। डॉगरलैंड कोई रेगिस्तान नहीं थी, यह एक समृद्ध इलाका था। शिकारी समूह, घूमते हुए कबीले और शायद स्थायी बस्तियां भी। कहा जाता है कि यह क्षेत्र 10,000 साल पहले पूरी तरह बसा हुआ था, जिस समय इंसान धीरे धीरे शिकार से खेती की ओर बढ़ रहा था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो इस पूरी दुनिया को डुबा गया। मुख्यधारा के वैज्ञानिक बताते हैं कि डॉगरलैंड का डूबना एक धीमी प्रक्रिया थी। पृथ्वी के आखिरी हिमयुग के बाद जब बर्फ पिघली तो समुद्रों का स्तर बढ़ा। धीरे धीरे नदी घाटियां डूबीं, मैदान लहरों में समा गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका शायद आया स्टोरगा स्लाइड नाम की एक भूकंपीय घटना से। एक विशाल अंडरवाटर लैंडस्लाइड जिससे एक सुनामी उठी। उस एक लहर ने
जो कुछ भी बचा था उसे मिटा दिया। अब आते हैं रहस्य की ओर। क्या डॉगरलैंड सिर्फ एक प्राकृतिक भूखंड था या ये एक सभ्यता थी? अगर हां, तो कैसी सभ्यता? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि डॉगरलैंड पर विकसित हुआ मानव जीवन ब्रिटेन और उत्तरी यूरोप की संस्कृति की जड़ में था। और अगर यह सच है तो हम एक पूरी की पूरी मिसिंग चैप्टर की बात कर रहे हैं। ऐसा अध्याय जो आधुनिक यूरोप की आत्मा से जुड़ा है लेकिन इतिहास की किताबों से नदारद है। अब फ्रिंज थ्योरीज भी सामने आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डॉगरलैंड महज एक जलमग्न जमीन नहीं बल्कि एक जागरूक सभ्यता थी जो संभवतः लैंग्वेज, सिंबल्स और रिचुअल्स के स्तर पर विकसित हो चुकी थी। कई लोग इसे यूरोप का एटलांटिस मानते हैं, वो सभ्यता जो किसी एक दिन के तूफान में डूब गई और जिसका ज्ञान, वास्तुशिल्प और संस्कृति आगे चलकर दूसरी सभ्यताओं में विलीन हो गया। क्या हो सकता है कि मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स जैसे स्टोनहेंज इसी डॉगरलैंड के किसी दूर दराज ज्ञान का प्रतिबिंब हों? और आज भी समुद्र के नीचे हर साल सोनर स्कैन्स और सब बॉटम प्रोफाइलिंग से डॉगरलैंड के और हिस्से सामने आ रहे हैं। मिट्टी के नीचे दबे पैरों के निशान, जली हुई लकड़ियां, कभी कभी कुत्ते के जबड़े इशारा करते हैं कि यहां जीवन था। एक ऐसा जीवन जो हमारी आंखों से तो ओझल हो चुका है पर इतिहास से नहीं। तो क्या डॉगरलैंड को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो अब पानी के नीचे है? या फिर क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसी कहानी की जो फिर से सामने आना चाहती है? अगर एक पूरी जमीन और उसकी सभ्यता हमारे नक्शों से गायब हो सकती है तो और कितनी डॉगरलैंड्स छुपी होंगी इस धरती पर। 20 इंडस वैली सिविलाइजेशंस कोलैप्स, अ वैनिश्ड एंशिएंट वर्ल्ड। कभी एक सभ्यता थी जो न तो तलवारों से गिरी न युद्धों से, फिर भी वो खामोशी से गायब हो गई। सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसी संस्कृति जिसने 4000 साल पहले शहरों को प्लान किया, नालियों को वैज्ञानिक ढंग से बसाया और व्यापार को सीमाओं से परे पहुंचाया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा ये सिर्फ नाम नहीं है, ये किसी गुमशुदा युग की धड़कनें हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है, इतनी परिष्कृत सभ्यता बिना किसी स्पष्ट युद्ध या आपदा के अचानक गायब हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई थी, जब ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में ईंटों से बने प्राचीन शहरों के अवशेष पाए। शहर इतने आधुनिक थे कि कुछ क्षेत्रों में घरों में प्राइवेट बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम तक मौजूद थे। एक ऐसी संस्कृति जहां शासन का कोई स्पष्ट प्रतीक नहीं मिला, न कोई भव्य महल, न विशाल मंदिर। शायद यह दुनिया की पहली सिविल ऑर्डर आधारित सभ्यता थी जो सत्ता नहीं, व्यवस्था पर चलती थी। तो फिर क्या हुआ इन्हें? क्यों एक चमकती हुई सभ्यता इतिहास के अंधेरे में खो गई? मुख्यधारा इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी की गिरावट के पीछे पर्यावरणीय बदलाव जिम्मेदार थे। कहा जाता है कि घग्गर हकरा नदी, जिसे कुछ लोग सरस्वती भी मानते हैं, सूखने लगी। जल स्रोत कम हुए, खेती प्रभावित हुई, लोगों को शहर छोड़कर जाना पड़ा। कुछ हद तक यह तर्क स्वीकार्य है, लेकिन यह कहानी अधूरी है, क्योंकि एक पूरी सभ्यता केवल पानी के कारण इतनी संगठित तरीके से नहीं ढहती। फिर आते हैं उन रहस्यों की ओर जो आज भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा सवाल, इन्हें पढ़ा क्यों नहीं जा सका? सिंधु लिपि, जो हजारों मोहरों और पट्टों पर मिलती है, आज तक पूरी तरह अनएडिकोडेड है। कोई रोजेटा स्टोन नहीं, कोई संदर्भ नहीं, सिर्फ प्रतीकों की एक मौन भाषा। क्या यह भाषा ही हमारी सबसे बड़ी कमी है? क्या इसके पीछे वो ज्ञान है जो इनकी गिरावट का कारण बताता है? अब फ्रिंज विचारों की ओर चलें। कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की गिरावट का कारण कोई बाहरी आक्रमण नहीं, बल्कि अंदरूनी तकनीकी गिरावट थी। शायद उन्होंने जल संसाधनों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, या अपनी प्रणाली इतनी परिष्कृत थी कि थोड़ी सी गड़बड़ी ने पूरे ढांचे को हिला दिया। दूसरे विचारों में कहा गया है कि वैदिक आर्यों का आगमन हुआ, जिनकी संस्कृति ने सिंधु सभ्यता को धीरे धीरे समाहित कर लिया। हालांकि यह थ्योरी अब विवादास्पद मानी जाती है,
क्योंकि न तो कोई व्यापक युद्ध का प्रमाण है और न ही बड़े पैमाने पर विस्थापन के संकेत। और फिर आता है सबसे रहस्यमयी पहलू, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो। एक संरचना जो दिखती तो है जैसे कोई सार्वजनिक स्नानघर, लेकिन कुछ मानते हैं कि यह कोई धार्मिक या आध्यात्मिक केंद्र था। तो क्या सिंधु सभ्यता केवल ईंटों और नालियों की तकनीकी चमत्कार थी, या उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जो समय से आगे निकल गया था? आज सैटेलाइट इमेजरी और आर्कियोलॉजिकल स्कैन्स के जरिए नए शहरों की खोज हो रही है। हर खोज एक नई कहानी, एक नया सवाल, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। तो क्या सिंधु घाटी की सभ्यता सिर्फ एक एंशंट एनोमली थी, या वो हमारे इतिहास की एक मिसिंग लिंक है जो बताती है कि सभ्यताएं केवल तलवारों से नहीं, भूलने से मिटती हैं? अगर हम उसकी भाषा नहीं समझ सकते, तो क्या हम कभी उस सभ्यता की आत्मा को समझ पाएंगे